हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की होने वाली है। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 में जो आपकी एजुकेशन है, अगर आपके पास भी एजुकेशन है और इसका नाम है मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। अगर आपके पास भी ये वाली एजुकेशन है तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आपने बुक पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। पर हाँ, अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली तो आप 100% अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको फुल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो कवर करवा रही हूँ, और वो भी आंसर के साथ में। तो आपकी जो फुल बुक है वो कवर हो जाएगी सिर्फ इन वीडियोज़ के माध्यम से। पूरी ही एक तरह से सीरीज़ है। अगर आप ये पूरी ही बुक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, अगर आप ये देख लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। देखिए, इस पूरी ही बुक के मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 यानी जो वीडियो नंबर 1 है वो करवा दी है, वीडियो नंबर 2 भी करवा दी है और हमारी वीडियो नंबर 3 भी हो गई है। तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज हमारी वीडियो नंबर 4 होने वाली है। देखिए, इन तीनों ही वीडियोज़ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए हैं और आज की वीडियो में भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे। देखिए, इन सभी वीडियोज़ का जो मोटिव है वो सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप सभी के अच्छे नंबर गेन करवाना, क्योंकि इन सभी वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखे गए हैं जो आपकी फुल बुक को कवर करते हैं, या ये कहूँ फुल बुक के एक साथ आपको सारांश, या ये कहूँ एक तरह से फुल बुक के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग वीडियो नंबर 4 की स्टार्टिंग करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो के लास्ट तक पहुंचेंगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। और आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की हमारी वीडियो नंबर 4 की। जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़े थे, मतलब जहाँ तक हमने कवर कर लिया था उसी से आगे अब हम यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय गौत्सिकी के सिद्धांत की मूल समीक्षा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें बाय गौत्सिकी का जो सिद्धांत है उसकी मूल समीक्षा करनी है, ठीक है। तो परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, लेवे बाय गौत्सिकी एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। यानी ये जो है ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है उसके जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है उनको सामने लाने का प्रयास किया था। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा पर निर्भर करता है। यानी जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो अंतःक्रिया और भाषा पर निर्भर होता है। बाय गौत्सिकी का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों का मानसिक विकास उनके सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण के माध्यम से होता है। यानी देखिए, ये जो है ये अपने सिद्धांत के माध्यम से ये बताते हैं कि जो बच्चों का विकास होता है, जो मानसिक विकास होता है, वो सांस्कृतिक और सामाजिक जो वातावरण होता है उसके माध्यम से होता है। तो देखिए, इनका जो मूल जो सिद्धांत है या इनका जो सिद्धांत है वो बच्चों के विकास के ऊपर है, यानी मानसिक जो विकास है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो ये जो है ये बताते हैं कि इनका जो मानसिक विकास है वो सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इनका ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे बाय गौत्सिकी के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं। इनकी क्या क्या प्रमुख अवधारणा है। तो पहली है हमारी सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे, बाय गौत्सिकी ने ये मानव की सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी इनके अनुसार मानव जो सीखता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास केवल व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह उनके आसपास के लोगों के साथ होने वाली बातचीत और क्रियाओं से भी प्रभावित होता है। क्योंकि बच्चे जो बोलते हैं वही उनका जो पर्यावरण है वही निर्भर नहीं करता, बल्कि जो आसपास लोग बोल रहे हैं या समझ रहे हैं वो भी उन पर इफेक्ट डालता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा गणित के सवालों को अधिक प्रभावी ढंग से तब सीख सकता है जब कोई अनुभवी व्यक्ति, जैसे कि कोई टीचर हो या अभिभावक हो, उसे मार्गदर्शन प्रस्तुत करे। अगर मैं आपके सामने भी अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस लाके दे दूं जो बहुत हार्ड हो तो आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक कोई टीचर आपको या फिर कोई बड़ा इंसान जिसको वो चीज़ आती हो वो आपको ना मार्गदर्शन दे या ये कहूँ ना बताए, तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में अटक जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसको हम ZPD के नाम से भी जानते हैं। ZPD वह क्षेत्र है जहाँ बच्चे स्वयं किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सहायता के साथ वो पूरा कर लेते हैं। यानी यहाँ पर बच्चों को कोई भी कार्य करने के लिए थोड़ी सी सहायता चाहिए होती है। यह क्षेत्र 3 भागों में विभाजित होता है। जो पहला भाग होता है, वहाँ जो बच्चे हैं वो स्वयं कार्य कर लेते हैं, यानी खुद ब खुद वो कार्य कर लेते हैं, उन्हें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। जो दूसरा क्षेत्र होता है, उसमें बच्चों को सहायता की ज़रूरत होती है, और जो तीसरा क्षेत्र होता है, उसमें बच्चे किसी कार्य को नहीं कर पाते, चाहे उन्हें सहायता मिले या ना मिले, मतलब वो कार्य जो है वो उसे नहीं कर पाते। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षकों और माता पिता का कार्य ZPD के भीतर सहायता प्रदान करना है, ताकि बच्चे धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो सकें, अपने काम स्वयं कर सकें। इसी वजह से इसमें माता पिता और शिक्षकों की भूमिका रखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा सहारा की अवधारणा। सहारा की अवधारणा किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे वायोगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग का विस्तार प्रस्तुत किया, जिसमें कहा कि बच्चों को सीखने की दौरान मार्गदर्शन और सहायता दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से सीख सके। ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे जब बच्चे कौशल विकसित कर लेते हैं तो यह सहायता धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए, जिससे बच्चा स्वयं रूप से कार्य कर सके। यानी बच्चों को सहायता दें, उनकी हेल्प करें, बट धीरे धीरे उस सहायता को कम करें, ताकि जो बच्चा है वो स्वयं अपनी चीज़ें कर पाए। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उसके माता पिता या फिर जो भी उसे साइकिल चलाना सिखा रहा है, वो पहले तो उसे पकड़ के साइकिल चलवाए, फिर धीरे धीरे वो जो साइकिल पकड़ रहा है उसको वो साइकिल जो है छोड़ देनी चाहिए, ताकि वो स्वयं सीख पाए या स्वयं उसको चला पाए, खुद ब खुद चला पाए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाषा और संज्ञानात्मक विकास का संबंध। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे वायोगोत्स्की के अनुसार भाषा और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी भाषा और जो संज्ञानात्मक विकास है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे भाषा संचार का माध्यम ही नहीं बल्कि सोचने का भी उपकरण है, क्योंकि भाषा जो है वो सिर्फ संचार का ही नहीं बल्कि हमारा जो सोचना है उसका भी एक तरह से उपकरण बन जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बच्चों में निजी भाषण या आंतरिक संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उनकी सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ाते हैं, ताकि जो बच्चों की सूझबूझ है, आंतरिक जो संवाद है उसको बढ़ाया जा सके, जो उनका आत्मविश्वास है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे सांस्कृतिक संदर्भ का प्रभाव किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे वायगोत्स्की का मानना था कि किसी भी व्यक्ति या संज्ञानात्मक विकास उसके सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे विभिन्न सांस्कृतिक बच्चों को अलग अलग अनुभव और संज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे उनकी सीखने की प्रकृति भिन्न हो सकती है। यानी अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ऐसा नहीं है सभी की जो सीखने की लर्निंग की जो पावर है वो एक जैसी हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है जो चीज़ मैंने बचपन में सीख ली हो वो चीज़ आप जवानी में सीख रहे हो, या फिर जो चीज़ आपने बचपन में सीख ली हो मुझे अब तक वो चीज़ नहीं आती हो। तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग एबिलिटी और डिसेबिलिटी होती हैं। सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग सीखते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे वायगोत्स्की के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता, यानी जो वायगोत्स्की का सिद्धांत है इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है शिक्षा में। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे वायगोत्स्की के सिद्धांत का शिक्षा प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसके आधार पर कई शैक्षणिक विधियां विकसित की गई हैं, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। यानी जो छात्र हैं उनको आगे बढ़ाने में, उनके विकास करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं। अब कौन कौन सी ऐसी हैं, पहला आप इसमें लिखेंगे शिक्षक का सक्रिय मार्गदर्शन किस तरह से। पहला आप इसमें लिखेंगे शिक्षकों को बच्चों के ZPD को पहचान कर उनके उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए, यानी किस क्षेत्र में बच्चों को ज़रूरत है एक्चुअल में उस क्षेत्र को पहचान कर उस क्षेत्र में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। शिक्षण केवल जानकारी प्रदान करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों के साथ संवाद और सहभागिता पर आधारित होना चाहिए। यानी शिक्षा का मतलब कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हमने उन्हें जानकारी दे दी, नहीं, उनमें किस तरह से संवाद और जो सहभागिता है उसको बढ़ाया जाए, इस बात पर भी जोर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे सहयोगात्मकता अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम जो है वो किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे सहपाठियों और समूह कार्यों के माध्यम से बच्चों की सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि जो समूह है उसमें जो बच्चे हैं वो सहयोग को सीख पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इससे बच्चे एक दूसरे से सीख सकते हैं और अपनी विचारधारा को विस्तृत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हम बच्चों को एक तरह से
टेबल टॉपिक दे दें या फिर एक तरह से किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए कहें, तो देखिए जो बच्चे होते हैं वो आपस में जो अपने विचार होते हैं, आपस में अपनी जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से सीखते हैं कि अच्छा इस चीज़ का आंसर ये भी हो सकता है, इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो वो जो नज़रिए होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है? इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संवाद और भाषा का महत्व। किस तरह से इसमें संवाद और भाषा का महत्व है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगी शैक्षणिक गतिविधियों में भाषा और चर्चा को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षक छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करे जिससे उनकी संज्ञानात्मक क्षमता में वृद्धि हो, क्योंकि अगर बच्चा बोलेगा ही नहीं तो किस तरह से उसकी जो संज्ञानात्मक क्षमता है या उसकी जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ेगी। अब आप ही देखिए, अगर आप लोग अपने थॉट मुझे बताएंगे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपकी जो लर्निंग पावर है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो भी आप सीखते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये सीखा। इससे क्या होगा, आपकी जो लर्निंग पावर है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समस्या आधारित शिक्षण किस तरह से। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे बच्चों को ऐसी समस्या दी जानी चाहिए जिससे वह मार्गदर्शन के साथ हल करे, यानी ऐसी चीज़ें बताई जाएँ या ऐसी समस्या दी जाए जिसके साथ मार्गदर्शन भी हो, यानी उन्हें रास्ता पता है हो या रास्ता बताया जाए कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मैथ के क्वेश्चंस हो गए, उनमें हम मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्मूला पुट करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, जिससे वो जो हल है या ये कहूँ जो सॉल्यूशन है वो भी प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मार्गदर्शन भी मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इससे उनकी तर्क शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित होगी। अब देखिए, अगर कोई मैं मैथ का सवाल देती हूँ तो उससे आपकी जो तर्क शक्ति है, जो दिमाग की पावर है वो भी इंक्रीज होगी और जो समस्या सुलझाने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है? आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे बायगॉत्स्की के सिद्धांत की समीक्षा, यानी जो बायगॉत्स्की का सिद्धांत है उसकी समीक्षा किस आधार पर की जा सकती है या किस तरह से की जा सकती है। तो पहले हम देखेंगे सकारात्मक पक्ष कि इसमें कौन कौन से सकारात्मक पक्ष हैं। तो पहला आप देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर बल। किस तरह से ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर बल देता है, इसमें हम देखेंगे बायगॉत्स्की ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास सांस्कृतिक संदर्भ में होना चाहिए, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि शिक्षा को संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह विचार आधुनिक शिक्षा शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है, यानी देखिए ये जो आधुनिक हमारी शिक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे ZPD और सोलिडिंग की उपयोगिता किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे यह अवधारणा आज भी शैक्षणिक विधियों में प्रभावी रूप से उपयोग की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षकों को यह समझने में मदद मिलती है कि कब और कितनी सहायता दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है शिक्षक जो टीचर्स हैं वो हमेशा ही सहायता करते हैं बच्चों की, नहीं, इससे उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कब सहायता करनी है और कितनी सहायता करनी है, ताकि जो बच्चा है वो आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम देखेंगे सहयोगात्मक अधिगम पर बल किस तरह से। इसमें आप लोग लिखेंगे बायगॉत्स्की का सिद्धांत यह बताता है कि समूह में सीखना अधिक प्रभावी होता है, जिससे आज के शैक्षणिक मॉडल में व्यापक रूप से अपनाया गया है, ठीक है? अब हम देखेंगे सीमाएं और आलोचना कि इनकी क्या क्या सीमाएं हैं और किस किस आधार पर आलोचना की जाती है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे व्यक्तिगत मतभेदों की अनदेखी किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे बायगॉत्स्की के सिद्धांत में यह नहीं बताया गया कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग गति के से सीखता है, यानी सभी बच्चों को इन्होंने एक ही गति में नाप लिया, पर ऐसा नहीं होता। हर बच्चे की अपनी गति होती है, हर बच्चा जो है वो सीखने में अपना टाइम लेता है, ठीक है? कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ टॉपर्स आपने देखे होंगे जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, किसी भी चीज़ को एक क्वेश्चन दो वो फटाक से कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें टाइम लगता है। तो सब बच्चों की अपनी अपनी गति होती है, ठीक है? नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास के चरणों की स्पष्टता नहीं होती किस तरह से। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की तरह बायगॉत्स्की ने कई कोई निश्चित चरण प्रस्तुत नहीं किया, जिससे बच्चों के विकास की संरचना स्पष्ट रूप से समझना कठिन हो जाता है, यानी इन्होंने भी कोई निश्चित जो चरण होते हैं वो नहीं दिए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिगत सोच की भूमिका को कम आंकना, यानी जो व्यक्तिगत सोच होती है उसकी जो भूमिका होती है उसको कम आंका जाता है किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे इन्होंने सामाजिक अंतक्रिया को अत्यधिक महत्व दिया, लेकिन व्यक्तिगत सोच और आत्मनिर्णय की भूमिका को अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण माना, यानी जो व्यक्तिगत सोच है और आत्मनिर्भरता है उसको इन्होंने कम आंका है, ठीक है? अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की ओर। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष के अंतर्गत आप लिखेंगे इसमें
वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली रहा है। उन्होंने यह दर्शाया कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास केवल व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई कारकों से प्रभावित होता है। उनकी ZPD और फॉलोडिंग की अवधारणा आज भी शिक्षकों और शिक्षण विधियों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। हालांकि इनके सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं जो कि अभी हमने देखी थी, जैसे कि व्यक्तिगत अंतर को कम करना और संज्ञानात्मक विकास के चरणों की स्पष्टता की कमी होना, ये सभी इसकी सीमा हो जाती हैं। फिर भी वायोत्स्की का सिद्धांत शिक्षा शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जो है ये एक महत्वपूर्ण योगदान देता हुआ हमें दिखाई देता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आगे की जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी वीडियो नंबर 5 में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।